चलिए भाई, आपके किताब का जो तीसरा लेसन है उसका नाम क्या है? आव्यव। ये स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। आव्यव क्या होता है सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे। आव्यव जो होता है वो कुछ वस्तुओं को, वो वस्तु कोई भी हो सकती है, वो किताब हो सकता है आपका, वो कलम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनको ना एक आयताकार ढंग में रखने का एक व्यवस्था है। उसमें हम लोग कुछ पंक्तियां बनाते हैं वस्तुओं को रखने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने वस्तु को इस तरह से रख दिया पंक्तियां बना के, ठीक है। जो इस तरह से लाइन है, जो क्षैतिज रेखा में लाइन हो रही है, इसे हम लोग नाम देते हैं पंक्ति। क्या नाम देते हैं? पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लोग बोलते हैं रो। रो माने पंक्ति होता है, ठीक है। तो ये आपका पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। ऐसे कितने भी रो हो सकते हैं, 3 ही नहीं, 4 5 6 7, कैसे भी हो सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद जो मैं इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर लाइन खींच रहा हूँ, ये कहलाता है स्तंभ। क्या कहलाता है? स्तंभ। इसे हम लोग बोलते हैं स्तंभ। ये है अपना स्तंभ। अच्छा, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम बोलते हैं। COLUMN। भाई ध्यान से देखिएगा स्पेलिंग इसकी, एन भी लग जाता है पता नहीं क्यों आके, ठीक है। ये कॉलम है। कॉलम माने क्या होता है? स्तंभ। तो इनको सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, बस इसको एक बड़े से कोष्ठक के अंदर पैक कर देते हैं। बस यही जो व्यवस्था है यही कहलाता है आव्यूह, ठीक है। और इसको उदाहरण के रूप में मैं समझाने के लिए एकदम आसान सा यहाँ पे उदाहरण बनाया हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर दिवाली वाली होता होगा, ऐसे दिया हम लोग सजाते हैं, तो मैंने यहाँ एक दिया रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, इस तरह से मैंने दिया रख दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि दिया रखने के बाद से यह जो व्यवस्था बनी है उसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3 पंक्तियां हैं। हम लोग अगर लिखना चाहें तो कहेंगे इसमें 3 पंक्तियां हैं। और कितने स्तंभ हैं? 1 2 3 4 5। कितने स्तंभ हैं? 5। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने 3x5 का एक आव्यूह बना दिया है। और अगर मैं अब चाहूं तो बता सकता हूं कि इसके अंदर कितने दिए रखे गए हैं। बस इसका गुणा करके 5 जाए 15। क्या मैंने एक एक दिए को गिना? नहीं ना, लेकिन फिर भी मैंने ये आंसर दे दिया कि भाई इसमें 15 ही क्या नाम है दिए रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ये देख लिया कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं भाई, 1 2 3। और कितने स्तंभ हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से मैंने इसका जवाब दे दिया। अच्छा, एक बात और आपको बताएं, यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने लिखा है 3x5, इसे गुणे नहीं पढ़ते हैं। 3 गुणे 5 नहीं कहेंगे हम लोग कहेंगे 3x5। क्या कहेंगे? 3x5। अच्छा, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है 3x5, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं आव्यूह की कोटि। क्या बोलते हैं? आव्यूह की कोटि या क्रम। ये जो चीज है ये कहलाता है आव्यूह की कोटि या आव्यूह का क्रम बोला जाता है इसे। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। तो हम लोग इसे टोटल अगर बोलें तो बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स माने आव्यूह की कोटि या आव्यूह का क्रम। याद रखिएगा, जब भी आव्यूह का क्रम लिखना होता है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं, कितनी पंक्तियां हैं, क्रॉस लगा के स्तंभ लिखते हैं। समझ गए? पंक्ति क्रॉस स्तंभ जो होता है यही होता है आव्यूह की कोटि के लिए एक पैटर्न लिखने का। समझ रहे हैं? सबसे पहले पंक्ति आता है, फिर स्तंभ आता है। अगर मैं कहूं कि किसी आव्यूह की कोटि है 3x4, इसका मतलब उसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3। और कितने स्तंभ हैं? 4। पहला वाला पंक्ति, दूसरा वाला स्तंभ। अगर किसी आव्यूह की कोटि 5x4 है, इसका मतलब उसमें कितनी पंक्तियां हैं? 5। और कितने स्तंभ हैं? 4। पता है कोई दिक्कत? आव्यूह की कोटि या क्रम क्या होता है आप समझ गए? अच्छा, तो मैंने यहाँ जो सेटअप किया है, मान लीजिए इसमें कितनी भी पंक्तियां हो सकती हैं, 1 2 3 4 5। मैंने मान लिया कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं? m पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? m। अब m का मतलब 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अच्छा, और कितने स्तंभ हैं? मैंने मान लिया n स्तंभ हैं। तो अगर मैं कहूं कि इस आव्यूह की कोटि क्या हुई, कहेंगे m क्रॉस n। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? m। कितने स्तंभ हैं? n। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना? तो चलिए आप इसको समझ सकते हैं, चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मान लीजिए आव्यूह जो होता है ना, उसको हम लोग अंग्रेजी के बड़े अक्षर का यूज करके दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह है अपने पास ए, तो इस आव्यूह को दर्शाने के लिए मैंने अंग्रेजी का बड़ा अक्षर यूज किया। अच्छा, अब इसके अंदर के जो अवयव होते हैं उनको अंग्रेजी के छोटे अक्षर का यूज करके दर्शाया जाता है। जैसे ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। मान लीजिए मैंने ऐसे दर्शा दिया। अच्छा, तो क्या सब सेम सेम हो सकते हैं? मतलब इनका एक पोजीशन भी होता है। पोजीशन का मतलब क्या होता है? ये कौन सी पंक्ति में है और कौन से स्तंभ में है, उस हिसाब से इनका एक अपना स्थान होता है। समझ रहे हैं? तो अगर हम ये जानना चाहें कि ये कौन सी पंक्ति में है और कौन से स्तंभ में है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक बात यहाँ पे लिख देता हूँ सरलता के लिए। ये रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है। सही है ना?
पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 है। ठीक है, यानी ये 3x3 का एक वर्गाव्यो है कि नहीं है ना। अच्छा, सबका पोजीशन हम लोग यहाँ पे कैसे पता करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। हम देखेंगे ये पहली पंक्ति में पढ़ रहा है और पहले स्तंभ में पढ़ रहा है। इसको देखिए ध्यान से, ये वाला जो है वो पहले पंक्ति में पढ़ रहा है और पहले स्तंभ में पढ़ रहा है। तो इसको दर्शाने के लिए, इसके पोजीशन को दर्शाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 1 1। इसका मतलब ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में पढ़ता है, समझ गए। अच्छा, इसको देखिए, ये पहली पंक्ति में तो है लेकिन दूसरे स्तंभ में है, समझ में आया। तो इसे कहेंगे 1 2, यानी ये पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। वहीं अगर इसका पोजीशन देखें तो ये है 1 3, मतलब ये पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। समझ पा रहे हैं आप लोग। अच्छा, ये दूसरे पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, ये दूसरे पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में भी है। इसे A22 बोलेंगे, समझ गए क्या बोलना है, A22। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा पंक्ति है लेकिन स्तंभ कौन सा है, तीसरा है, ठीक है ना, तो इसे A23 बोलेंगे। अच्छा, ये तीसरा पंक्ति लेकिन स्तंभ कौन सा, पहला। ये तीसरा पंक्ति, स्तंभ कौन सा, दूसरा। ये तीसरा पंक्ति, स्तंभ कौन सा, तीसरा। समझ रहे हैं, इस तरह से हम इसके अवयवों को दर्शाते हैं। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पे अवयव है 2 5 3 1 4 6 -2 5 7। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ इसमें A12 की वैल्यू क्या है, इसका मतलब उस अवयव को ढूंढो जो पहले पंक्ति में पड़ता है और दूसरे स्तंभ में पड़ता है। चलो भाई, उसे पता करते हैं हम लोग। पहले पंक्ति में पड़ता हो, दूसरे स्तंभ में पड़ता हो, कौन कट रहा है, समझ गए, यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा। समझ में आया आपको। हाँ, अच्छा, मान लीजिए मैं कहूं यहाँ बताओ A23 के जगह पे कौन है, यानी दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। सोचिए, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये है दूसरा पंक्ति, ये है तीसरा स्तंभ, कौन कटा, समझ पाए आप, बताइए। तो इस तरह से हम ढूंढ लेंगे कि किसी का भी पोजीशन अगर हमें दिखाई दे जाए तो हम उसको खोज लेंगे इसी में से, समझ रहे हैं। बताइए A31 के जगह पे कौन होगा, -2, बहुत अच्छे, -2 हो जाएगा। ये बताइए A12 के जगह पे क्या हो जाएगा, 5, बहुत बढ़िया, यानी अब आप पता कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई समस्या इसमें। तो इस तरह से हम किसी भी अवयव के स्थान के बारे में जानते हैं और इसके अवयवों को हम लोग हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षर का यूज करके दर्शाते हैं, समझ रहे हैं। अवयव को बड़े अक्षर का यूज करके दर्शाते हैं लेकिन उसके अवयवों को एकदम छोटे छोटे अक्षर का यूज करके दर्शाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवयव के प्रकार, है ना। देखिए, अवयव जो है स्तंभ पंक्ति की संख्या के आधार पे जो है कई टाइप के होते हैं। उसमें जो इनके प्रकार है उनको आपको यहाँ पे परिभाषा भी लिखवा दिया गया, उसका एग्जांपल मैं अभी आपको लिख के यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए, अवयव के प्रकार में सबसे पहला जो अवयव है वो है स्तंभ अवयव। सुन रहे हैं, कौन सा अवयव, स्तंभ अवयव। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ठे स्तंभ हो, समझ रहे हैं, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ठे स्तंभ हो, बाकी पंक्ति कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है, स्तंभ कितना होना चाहिए, बस एक, समझ गए। जैसे मैंने मान लीजिए एक अवयव बना दिया यहाँ पे। अब बताइए इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, लेकिन स्तंभ कितने हैं, सिर्फ एक। 3x1 का एक स्तंभ अवयव हुआ, समझ गए। परिभाषा में देखिए एकदम स्पष्ट है, एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है कब, यदि उसमें केवल कितना स्तंभ हो, पंक्ति 50 हो, 100 हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्तंभ कितना होना चाहिए, सिर्फ एक। कोई दिक्कत, उदाहरण इसका समझ लिए। अच्छा, मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया अवयव A। अवयव को हमेशा उनके कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, समझ रहे हैं, कैपिटल लेटर से उनको हम दर्शाते हैं। मान लीजिए एक दूसरा अवयव बना दिया अवयव B, इसमें मैंने कहा कि इसमें लिखा है EFGH। तो ये बताइए ये जो अवयव है इसकी कोटि क्या है, कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 4, कितने स्तंभ हैं, सिर्फ एक। तो यह 4x1 का एक स्तंभ अवयव है। बताइए कोई दिक्कत, कर लेंगे, आगे बढ़े। हाँ, अगला है पंक्ति अवयव। जैसे वो स्तंभ अवयव था वैसे ये पंक्ति अवयव है। पंक्ति अवयव जो होता है उसमें सिर्फ एक पंक्ति होती है, बाकी स्तंभ कितने भी हो, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल बना दिया, एक अवयव बना दिया C, जिसमें मैंने लिख दिया। अब बताइए इसमें कितने पंक्तियां हैं, सिर्फ एक ही पंक्ति है, एक ही लाइन है ना, लेकिन स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, कितने स्तंभ है, 4, यानी ये 1x4 का एक
पंक्ति आव्यूह है। समझ गए? अच्छा, मान लीजिए कोई एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, ए बी। अब बताइए इसमें कितनी पंक्तियां हैं? सिर्फ एक पंक्ति। देखिए एक पंक्ति है ना, लेकिन स्तंभ कितने हैं? 1 2, यानी 1x2 का ये एक पंक्ति आव्यूह है। कोई समस्या इसमें? आगे बढ़े। अच्छा, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें जितने पंक्ति होते हैं ना उतने ही स्तंभ भी होते हैं। समझ रहे हैं? यानी पंक्तियों की संख्या जो होती है वो स्तंभों की संख्या के समान होती है। मान लीजिए इसमें 2 ठे अगर पंक्ति है तो 2 ठे स्तंभ भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने बना दिया 1 5 7 3। अब यहाँ बताइए इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2, 2 पंक्ति। कितने स्तंभ हैं? 1 2। तो देखिए 2x2 का एक वर्ग आव्यूह हुआ। समझ गए? कोई समस्या? जैसे मान लीजिए मैंने बना दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यहां बताइए इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3। कितने स्तंभ हैं? 1 2 3। तो ये 3x3 का एक वर्ग आव्यूह हुआ। कोई समस्या इसमें? ठीक है। अच्छा एक बात और बता दें आपको, ये जो परिभाषा वगैरह है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसका पीपीटी आपको मिल जाएगा। मतलब ये सब कुछ एकदम आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उसको आप डाउनलोड करिएगा। जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है ना सब कुछ आपको एकदम स्क्रीनशॉट यहाँ का मिल जाएगा, वो भी एकदम HD में। समझ रहे हैं? आप उसे जूम करेंगे वो फटेगा नहीं। आगे बढ़े। अगला है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह जो होता है ना वो, हाँ एक और बात मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, जो वर्ग आव्यूह होता है उसमें पंक्तियों की संख्या किसके बराबर होती है? स्तंभों की संख्या की। मतलब यम हमेशा किसके बराबर होता है? n के। ये याद रखिएगा। वर्ग आव्यूह के लिए ये ऑप्शनल पूछता है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लेता है कि वर्ग आव्यूह के लिए निम्न में से कौन सी बात होती है। उसमें कैसे करके दे देता है कि यम बड़ा होता है हमेशा n से, या फिर यम छोटा होता है n से, या फिर यम बराबर नहीं होता है n के, या फिर यम बराबर होता है n के। तो याद रखिएगा कि पंक्तियों की संख्या जब बराबर हो किसके? स्तंभों की संख्या के, तब वो क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह कहलाता है। ठीक है, कोई समस्या आपको? बताइए। आगे बढ़े। अगला वाला जो आव्यूह है वो है विकर्ण आव्यूह। ये एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है ना, जिसमें विकर्ण, अब यहाँ पे एक जो है टाइपिंग सही हुआ नहीं है, मैं वैसे आपको बता देता हूं। यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य हो। अब ये जो लिखा हुआ है ना इसमें लिखना बड़ा कठिन होता है। यहाँ I×J लगाया जाता है। वैसे समझ रहे हैं क्या लगाया जाता है? I×J लगाया जाता है। I×J, यहाँ I और J आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा ये वर्ग आव्यूह होता है। कैसा होता है? वर्ग आव्यूह। माने स्पष्ट अगर हम आपको बताना चाहें एकदम सरल भाषा में, तो एक ऐसा आव्यूह जो वर्ग हो, वर्ग माने जितने पंक्ति हैं उतने ही स्तंभ हो, और उसमें जो विकर्ण है उसके अवयवों को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी अवयव शून्य हो। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने एक आव्यूह बना दिया। पहले बताइए इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3। कितने स्तंभ हैं? 3। तो ये 3×3 का क्या हो गया? एक वर्ग आव्यूह हो गया। इसमें आप देखिए जो आप वर्ग नाम से एक आकृति पढ़ते होंगे उसमें ये जो लाइन होती है ना तिरछी तिरछा मिलाने वाली, इसे हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण। तो विकर्ण ये भी होता है, विकर्ण ये भी होता है। लेकिन याद रखिएगा आज से हम लोग ये वाला जो विकर्ण है ना इसे ही कहेंगे आव्यूह का मुख्य विकर्ण। क्या कहेंगे? मुख्य विकर्ण। ये जो विकर्ण इसे कहेंगे मुख्य विकर्ण। समझ गए क्या कहना है? मुख्य विकर्ण। एक विकर्ण ऐसे भी बनेगा। देखिए एक विकर्ण अगर हम लोग बनाना चाहें, एक विकर्ण अगर हम लोग मान लीजिए बनाना चाहें तो ऐसे भी बनेगा, लेकिन इस विकर्ण को हम लोग मुख्य विकर्ण नहीं कहा जाएगा। मुख्य विकर्ण कौन सा है अपना? ये है। समझ गए? ये जो है वो क्या कहलाएगा? मुख्य विकर्ण। तो ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। देखिए मुख्य विकर्ण के लोग बस 0 नहीं है, उनको छोड़ दें तो बाकी सब लोग क्या हैं? 0 हैं। ऐसे आव्यूह को हम लोग बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। अगर नहीं समझे हो तो एक एग्जाम्पल मैं और बताता हूं आपको, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ देखिए 2×2 का मैंने एक आव्यूह बना दिया है। इसका मुख्य विकर्ण आप देख पा रहे हैं, ये है इसका मुख्य विकर्ण, और इसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ दीजिए तो बाकी अन्य लोग 0 हैं कि नहीं है? तो ये 2×2 का एक विकर्ण आव्यूह है। समझ रहे हैं? मतलब मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अगर अन्य सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, तो वो कहलाता है विकर्ण आव्यूह। और एक बात हमेशा याद करिएगा, जो विकर्ण आव्यूह होता है या जो विकर्ण होता है ना वो मात्र वर्ग आव्यूह में ही संभव है। वर्ग आव्यूह में
ही संभव है। यानी जो विकर्ण आव्यूह होता है या फिर वो जो विकर्ण पाया जाता है वो सिर्फ वर्ग आव्यूह में पाया जाता है। आयत टाइप का अगर आव्यूह होगा तो उसमें विकर्ण नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। वर्ग आव्यूह जो था ना, उसी के नीचे आप एक आयत आव्यूह भी डाल दीजिएगा। आयत आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कभी स्तंभों की संख्या के समान न हो। समझ रहे हैं? यानी यम और यन कभी भी आपस में बराबर न हो, वो कहलाता है विकर्ण आव्यूह। जैसे मान लीजिए मैंने बनाया, इसमें बताइए कितनी पंक्तियां हैं? 1 2, लेकिन कितने स्तंभ हैं? 1 2 3। तो देखिए क्या पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान है? नहीं। तो ऐसे केस में हम कहेंगे यह एक आयत आव्यूह है और इसमें मुख्य विकर्ण नहीं पाया जाएगा, विकर्ण पाया ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सोचिए अगर हम तिरछा तिरछा नापने लगे भाई ये पे चला जाएगा, यहाँ तो जाएगा नहीं करेगा। समझ रहे हैं? यहाँ से नापने लगे पे चला जाएगा, वहां तो जाएगा नहीं करेगा। और अगर इधर से नापने लग जाए तिरछा तिरछा, इस पे आ जाएगा, भाई छूट जाएगा। तो जो विकर्ण पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? सिर्फ वर्ग आव्यूह में पाया जाता है। समझ गए? आयत आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कभी भी स्तंभों की संख्या के समान न हो। तो समस्या आपको? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला है अदिश आव्यूह। ये आदिश नहीं होता है, अदिश होता है, ये गलत टाइप हो गया है। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें जो मुख्य विकर्ण है ना उसके सारे अवयव समान हो। सुन रहे हैं? मुख्य विकर्ण के सारे अवयव समान हो और अन्य अवयव शून्य हो। समझे? पिछले वाले आव्यूह से एकदम मैच कर रहा है। विकर्ण आव्यूह में भी यही केस था, लेकिन वहां ये कंडीशन नहीं था कि सब लोग सेम सेम हो। यहाँ ये कंडीशन है कि मुख्य विकर्ण के अगर सभी अवयव क्या हो? सेम सेम हो। देखिए इसके सभी अवयव ए हैं कि नहीं है? है ना? मुख्य विकर्ण के सभी अवयव सेम हो और अन्य सभी अवयव क्या हो? अगर शून्य हो, तो ऐसे केस में हम इसे कहेंगे कि यह एक अदिश आव्यूह है। समझ गए? अदिश आव्यूह जो होता है उसमें मुख्य विकर्ण के सारे अवयव समान होते हैं और उनको छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। ठीक है? कोई समस्या? फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ परिभाषा भी लिखा हुआ है कि एक विकर्ण आव्यूह जो होता है वो अदिश आव्यूह कहलाता है। कब? जब उसके विकर्ण के अवयव समान हो जाते हैं तब, और अन्य सभी अवयव शून्य भी होना चाहिए, ये भी लिखना चाहिए था परिभाषा। ठीक है? आगे बढ़े हम लोग। यहाँ आ जाइए, तत्समक आव्यूह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा आप लोग। पेपर में इसका परिभाषा नहीं पूछता है, लेकिन इसका यूज पूरे प्रश्नावली भर में चलेगा। ठीक है? तत्समक आव्यूह कहिए या फिर इसे हम कह सकते हैं इकाई आव्यूह। क्या कह सकते हैं? इकाई आव्यूह, या फिर अंग्रेजी में इसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे हम लोग आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं। इकाई आव्यूह या फिर तत्समक आव्यूह या फिर इसे एकक आव्यूह भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एकक आव्यूह। इतना सारा इसका नाम है। एकक आव्यूह कहिए या इकाई आव्यूह कहिए या तत्समक आव्यूह कहिए, अंग्रेजी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहिए। ये क्या होता है समझिएगा, ऐसा वर्ग आव्यूह ना जिसके मुख्य विकर्ण के सारे अवयव इकाई हों, एक एक हों, समझ रहे हैं, और अन्य सभी अवयव शून्य हों, तो ऐसे केस में वो क्या कहलाता है? इकाई आव्यूह कहलाता है। यहाँ जो मैंने बनाया है वो 2x2 का एक इकाई आव्यूह है। समझ रहे हैं? यानी मुख्य विकर्ण के सारे अवयव कैसे होंगे? एक एक होंगे और अन्य सभी अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। चलिए मैं 3x3 का एक इकाई आव्यूह बना के दिखाता हूँ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या हैं? एक 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 हैं, लेकिन अन्य सभी अवयव क्या हैं? शून्य हैं। समझ रहे हैं? तो ये 2x2 का एक इकाई आव्यूह था, ये 3x3 का एक इकाई आव्यूह है। समझे आप लोग? हम चाहें तो 4x4 का भी इकाई आव्यूह बना सकते हैं। वो कैसे? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। समझ गए? याद रखिएगा इकाई आव्यूह इसी टाइप के होते हैं। ये 2x2 का इकाई आव्यूह है, ये 3x3 का इकाई आव्यूह है। कोई समस्या इसमें? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी आव्यूह दिया है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसके सभी अवयव 0 हो। समझ रहे हैं? शून्य आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसके सभी अवयव 0। जैसे मान लीजिए मैंने एक आव्यूह बना दिया ओ नाम से, जो है 0 0 0 0, इसमें 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं। तो देखिए ये 2x2 का एक शून्य आव्यूह है, इसे ओ से दर्शाया जा रहा है। ठीक है? मैंने मान लीजिए ऐसे बना दिया
0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ देखिए 3 क्रॉस 3 का हो गया कि नहीं हो गया, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तो ये 3 क्रॉस 3 का एक शून्य अवयव हुआ। समझ गए? ऐसा अवयव जिसके सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, वो कहलाता है शून्य अवयव। एक बार चलिए सब कुछ रिपीट कर लेते हैं हम लोग फिर से। हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा क्या, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव माने ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, बाकी पंक्तियां कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पंक्ति अवयव, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, बाकी स्तंभ कितने हो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव ऐसा अवयव होता है जिसमें जितने पंक्ति हो उतने ही स्तंभ हो। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा क्या, आयत अवयव। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कभी स्तंभों की संख्या के बराबर न हो। समझ गया? इसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा क्या नाम है, विकर्ण अवयव। ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को छोड़ के अन्य सभी अवयव क्या हो, 0 0 हो, वो कहलाता है विकर्ण अवयव। अगर वही मुख्य विकर्ण के सारे अवयव समान हो जाएं और अन्य अवयव शून्य हो जाएं तो उस केस में वो अदिश अवयव कहलाता है। और वही अगर मुख्य विकर्ण के सारे अवयव एक एक हो जाएं और अन्य सभी अवयव शून्य हो जाएं तो क्या कहलाता है, इकाई अवयव या तत्समक अवयव या एकक अवयव, अंग्रेजी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। समझ गए? और आखिरी में हम लोगों ने पढ़ा शून्य अवयव माने ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, शून्य अवयव कहलाता है। तो समस्या आपको ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली के साथ।